चलो बुला अच्छा बेटा क्या हो गया? कल कितने लोग आए थे? हाँ हिंदुस्तानी सब है ना? क्या बता दिएगा तुमको? वो सब एसी जनरेटर बताओ। एसी जनरेटर बचा हुआ ट्रांसफार्मर करा दिया था। ट्रांसफर ट्रांसफार्मर हो गया था। क्वेश्चन लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग बेटा। एसी जनरेटर आपने कल ट्रांसफार्मर लास्ट लेक्चर में आपको ट्रांसफार्मर वगैरह बता दिया गया था, ठीक है। उसके एप्लीकेशन भी हो गए थे, क्वेश्चंस भी करा दिया था शायद, ठीक। चलिए नेक्स्ट एसी जनरेटर, इसी को आप अल्टरनेटर और डायनमो भी नाम देते हो, ठीक। अल्टरनेटर और डायनमो के नाम से भी आप बोलते हैं, ठीक। अल्टरनेटर और डायनमो, ठीक। देखो यूज होता है जो भी हमारा बेटा जनरेटर है, अल्टरनेटर है, डायनमो है, ठीक। इनके जो यूजेस होते हैं ना, वो यूज होते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। इनकी हेल्प से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसी को कहा जाता है डायनमो या जनरेटर या अल्टरनेटर, जो भी आप टर्म्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तीनों टर्म बोला जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, जनरेटर। अब जनरेटर में कैसे ये वर्क करता है, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन क्या होती है, जो आर्मेचर होता है, अभी कभी जनरेटर देखो तब तक आपको आउटपुट देता है जब तक आप उसके फ्लक्स में चेंज करेंगे। फ्लक्स में चेंज करने का मतलब है कि आपका जो आर्मेचर है जब तक रोटेट होता रहता है, क्या होगा, आर्मेचर में जब तक रोटेशन होता रहता है, आर्मेचर जब तक रोटेट होता रहता है तब तक फ्लक्स उसके चेंजेस होते रहेंगे, और फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तो आपको आउटपुट मिलता रहता है। जैसे ही आपका आर्मेचर रोटेट होना बंद होता है, कितने भी पावर का आपका क्या जनरेटर लगा लीजिए, बट अगर आर्मेचर को आप रोटेट नहीं करेंगे तो उस केस में आउटपुट ईएमएफ जो रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, जीरो रहता है। उस केस में आउटपुट जो होगा बेटा वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। रीजन क्या है, फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे, और जो फ्लक्स में अगर चेंज नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो इसलिए आपको आउटपुट नहीं मिलता है, ठीक। तो लिख लीजिएगा सर जी सर जी। अगर रेजिस्टेंस ना हो, चाहे जिस प्रकार का रेजिस्टेंस ना हो, तो हमें कुछ भी कार्य करने के लिए बहुत कम एनर्जी देना, खर्च करना पड़ेगा। खर्च ही नहीं करना पड़ेगा, ऐसे कह लो ना, अपने आप हो जाएगा। नहीं कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ करने का मतलब ये है कि हमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। जी सर। हम देंगे बट उसका जितना है, जैसे पैसा लेके निकले थे घर से और 6 महीना घूम आए पूरे देश की यात्रा, लेकिन वो एक को पैसा खर्च नहीं हुआ, जी सर, तो कहाँ लगा हमारा एडमिशन इलाज। ये बात हर जगह पे लागू होगी, मगर ऐसा होगा नहीं तो इसलिए लागू होता नहीं। इसी वजह से जी कि अगर हमको 1 एम्पियर करंट कहीं पे भेजना है, मतलब जो प्रेशर वाला रहता है लिक्विड में, इतना दबाने पे बहुत बड़ा सा कार उठ जाता है जी। इसी वजह से जी, वहाँ पे भी आइडियल हम लोग मान के चलते हैं, तभी इसी वजह से होता है। जी सर। आपने पढ़ा था ना आइडियल लिक्विड के लिए जो नॉन विस्कस नॉन कंप्रेसिबल हो, ठीक है, तब वो अप्लीकेबल होता था, ठीक। चलिए हो गया बेटा, तो थोड़ा सा लिख लीजिए फिर आगे बात किया जाए इसका। देखिए हेडिंग का लिया है, ठीक, लिखिए एसी जनरेटर। एसी जनरेटर लिखिए। एनालिटिकल मशीन या डिवाइस जो भी कर लो, एनालिटिकल डिवाइस, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। आपके पड़ोसी में लोग कहाँ है बेटा, सूचना दीजिए, बोलो बेटा। एनालिटिकल डिवाइस यूज टू कन्वर्ट, डिवाइस कह लो, मशीन कह लो, कुछ भी आप बोल लीजिए, यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू, मैकेनिकल एनर्जी किस में करता है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का या जिस हम लोग मशीन का यूज़ करते हैं उसी को कहते हैं जनरेटर। इज़ कॉल्ड या इज़ नोन एज जनरेटर
आर अल्टरनेटर, और हाँ आर का तो आर करके ले लीजिए। जनरेटर, अल्टरनेटर, डायनमो, देखो अलग अलग जगहों पे हम लोग अलग टर्म यूज़ करते हैं। जैसे जब हम लोग आप व्हीकल्स में बात करते हैं, गाड़ियों में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, तो वहाँ पे हम लोग डायनमो टर्म देते हैं। जब जनरेटर जो यूज़ करते हैं तो उसके जब केवल जितने पोर्शन से जनरेशन होता है तो उसे कहते हैं अल्टरनेटर ख़राब हो गया है। ये नहीं बोलते हैं कि क्या जनरेटर ख़राब हो, जनरेटर ख़राब होने का मतलब लोग कहते हैं इंजन वाला जो पोर्शन रोटेट करता है, बट वो क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है क्या? वो जनरेट नहीं होता, केवल क्या कर रहा है, मैकेनिकल वर्क कर रहा है। जनरेशन तो अल्टरनेटर से हो रहा है, तो मेन आपका जो होता है वो अल्टरनेटर होता है, ठीक है। तो उसी कह रहे थे कहीं जनरेटर टर्म यूज़ करते हैं, कहीं अल्टरनेटर कहते हैं। जनरेटर का मतलब पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल लेते हैं अल्टरनेटर। अल्टरनेटर स्पेशली अल्टरनेटर में मशीन को नहीं बोलते, केवल कितना जितने से जनरेट हो रहा है उसी को बोला जाता है, ठीक। तो उसे बोल लेते हैं बेटा अल्टरनेटर और जनरेटर बोल लेते हैं, ठीक। अब प्रिंसिपल क्या होगा, चेंज में फ्लक्स में चेंजेस करेंगे तो इंड्यूस क्या करेगा, ईएमएफ जनरेट करेगा। तो लिख लीजिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रिंसिपल जब आपका होगा इसका, देखिए ई बराबर लिखिए इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, it work on the principle of electromagnetic induction, it work on the principle of electromagnetic induction, principle of electromagnetic induction, that is when a coil is rotated, when a coil is rotated in uniform magnetic field, when a coil is rotated in uniform magnetic field, coil is rotated in a uniform magnetic field, अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को हम लोग क्या करते हैं बेटा, रोटेट करते हैं, नचाते हैं, रोटेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन इट, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन इट, उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन इट, तो उस कंडीशन में एक इंड्यूस ईएमएफ का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। एंड इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन इट, हो गया। तो उस केस में आपका इंड्यूस ईएमएफ का प्रोडक्शन आपका होता है जब हम लोग फ्लक्स में चेंजेस करेंगे, यानी कि जो हमारा आर्मेचर है, जो कॉयल है, उसे जब आप रोटेट करोगे, ठीक। तो ये केस आपका होता है। कंस्ट्रक्शन में जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखो एक आर्मेचर होते हैं, दो हमारे क्या होते हैं, स्लाइडिंग रिंग्स होती हैं, दो ब्रशेज होते हैं, और दो हमारे हैवी हाई क्या पावर के मैग्नेटिक पोल्स रखे जाते हैं, शू शेप के। कैसे लेते हैं, शू शेप, हार्ड शू शेप का हम लोग मैग्नेटिक पोल रखते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड तभी जनरेट होगा जब वो अगर ऐसे स्ट्रेट है बेटा, तो स्ट्रेट होगा तो पैरेलल बीम लाइट आएगी, वो निकलेगी ना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। इसीलिए कैसे रिंग शेप यानी शू शेप का लेते हैं, जिससे आपका जो फील्ड है पूरे एरिया में वो यूनिफॉर्म रहे, बराबर बराबर, ठीक। बुश भी नाचता है। हाँ, बुश जो होता है वो अपनी पोजीशन पे वो रोटेट करेगा, और जो ब्रशेज होते हैं उसके टच में होते हैं। इसका बेस्ट आप ऐसे देख सकते हो, जनरेटर वाला कलर से देखिएगा नहीं आपको, बट अगर आप ग्लाइंडर वगैरह होता है ना जो होल करते हैं, ठीक, उसमें देखो ऊपर कार्बन लगा होता है, आप कभी खोलिएगा ऊपर कार्बन होता है, वो डायरेक्ट सप्लाई को टच करा के वहाँ पे उसके किसके जो भी हमारा वहाँ पे रोटेट करने के लिए जो लगा हुआ है आर्मेचर में, उसको सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो जैसे जैसे वो रोटेट होता है, धीरे धीरे कार्बन जो आपका होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बर्न कर जाता है, धीरे धीरे घिस के बर्न कर जाता है। तो उस केस में कहते हैं कि वो लोड नहीं ले रहा है, तो कहते हैं कार्बन ख़राब हो गया है। लोड ना लेने के कॉन्सेप्ट आपका होता है, जो ग्लाइंडर वगैरह होते हैं या जो इस तरह कटी वटी मशीनें आती हैं, तो कहते हैं उसका कार्बन ख़राब हो गया है, तो क्या करते हैं, ले आते हैं कार्बन ला के दोबारा लगा देंगे तो सप्लाई प्रॉपर मिलती रहेगी, तो क्या करेगा, आपको पावर देता है, ठीक। तो वही चीज़ें आपकी होती है। यहाँ पे हम लोग दिखा लेते हैं बेटा कि जब कार्बन रेजिस्टेंसेस की बात करेंगे तो वहाँ पे कार्बन होता है, ठीक है, जो वहाँ पे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ में आता है। ऐसे कहाँ पे बुश लगा रहे हैं, और ये नहीं, ये सर्कुलर तो पूरा हमारी रिंग्स होती हैं, उससे टच करता है हमारा ब्रशेज। ये सर जैसे नाचेगा तो फ्लक्स में चेंज इस नाचने की वजह से होगा। वो तो सर कॉइल पूरा नाचता है, बना रहे डायग्राम बना, चुंबक वैसे रहता है।
हाँ वो अपनी पोजीशन पे बना रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आपकी नहीं होगी। तो इस तरह से आपका डिजाइन होता है। नॉर्थ टू साउथ। ये सर्कुलर क्रॉस, ये साइड का पोर्शन दिख रहा है, इस तरह से होता है राउंडेड बनाया जाता है। ठीक, तो हम और डीप कर देते हैं। इस तरह से बायरेक्ट का 3D स्ट्रक्चर तो ही बन सकता है। तो उस केस में यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ऐसे नीचे वाला जो होता है उसको भी हम लोग कुछ इस तरह से डिजाइन कर देंगे। सर्कुलर देखिए, यहाँ पे हमारा आर्टिफिशियल होता है बेटा, जो इसके बीच में रोटेट करता है। आर्टिफिशियल जो होगा वो ऐसे बीच में रोटेट करेगा। अब यह बराबर बनाएंगे, हमारे पास किसके ज़्यादा बड़ा बन गया है। ठीक है, दोनों साइड से आप ऐसा दिखाइए, लगभग आइडेंटिकल दिखे, या तो इसको और थोड़ा बढ़ा लीजिए, या तो उसको थोड़ा सा क्या करिए, घटा लीजिए, कोई भी करिए। ये नॉर्थ वाला है और ये वाला क्या है, साउथ वाला। ठीक, तब इस केस में क्या होता है, इन्हीं जो आप सप्लाई आ रहे हैं इन्हीं से दो हमारे स्लिप रिंग्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, स्लिप रिंग्स लगे होते हैं। एक स्लिप रिंग एक ब्रश से कनेक्टेड होगा, दूसरा स्लिप रिंग जो होता है दूसरे ब्रश से कनेक्टेड होता है। ठीक, तो जब इसको अपने एक्सेस पे हम लोग रोटेट करते हैं, ये पूरा सिस्टम बैलेंस बनाने को लगा है, यहाँ पे दो स्लिप रिंग्स लगा देंगे। अब एक ब्रश बेटा हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे, एक ब्रश के थ्रू इसको, इसे हम लोग कार्बन ब्रशेस कह देते हैं। एक कार्बन ब्रश यहाँ से लगा लेते हैं, तो आप एक रेजिस्टेंस जोड़ दिए, यहाँ से आपको आउटपुट लेना है। तो यहाँ से हमारे क्या होते हैं, कार्बन ब्रशेज हो गए, दो स्लिप रिंग्स हो गए। यही कार्बन ब्रश उसके टच करके क्या होता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। टच करके सर्किट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अब ये जो हमारे स्लिप रिंग्स हैं, जो ब्रशेज हैं, ठीक, तो जिस कंडीशन में स्लिप रिंग मानो हमारा ऐसे आगे दिखाती है और जैसे आपको आठ, ये इसके टच में रहता है बेटा, ये इसी को क्या करता है, टच करता है, तभी हमारे क्या होती है, हमसे आउटपुट मिलेगा।
और ये अपने एक्सिस पे जो कॉयल आपने लिया है ना, ये अपने एक्सिस पे रोटेट करता रहता है। मान लो नॉर्थ को लिया, साउथ को लिया, इसे प्लस मान लो V1 है, इसे प्लस आप V2 ले लेते हैं, ये आपका आउटपुट इसके हमें मिल जाता है। तो रेजिस्टेंस आपने ये ले लिया, ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है। जो बेसिक कंस्ट्रक्शन हमारा होता है जनरेटर का, ये होता है। ठीक, अब दिखा दीजिए। रिप्रेजेंट कर लीजिए। इसको थोड़ा ऐसा डिजाइन करें कि लगे हाँ मतलब एक कर्व्ड है, ऐसे स्ट्रेट नहीं होना, स्ट्रेट होगा तो यूनिफॉर्म फील्ड नहीं मिलेगा। ठीक, क्योंकि वो ऐसे आर्मेचर रोटेट करेगा ना, तो हमें चारों तरफ से बराबर बराबर फील्ड इंटेंसिटी मिलनी चाहिए। फील्ड इंटेंसिटी जो होनी चाहिए सेम सेम आपको मिलनी चाहिए। साइन किसका नहीं हुआ बेटा? हो गया? आदमी ने ऑर्डर किया रिंग से बेटा, स्लिप रिंग्स कहते हैं। B1 में तो मतलब बुश ब्रश है बेटा, जो सर्किट को टच करो, क्योंकि ये रिंग तो रोटेट करेगा ना, आर्मेचर के साथ ही पूरा रोटेट होगा। रोटेट होगा तो सर्किट हमारी रोटेट नहीं हो सकती है ना, तो उसको सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम ब्रशेस भी लगे होते हैं। वो सर्किट किस प्रकार से टच कराए रहते हैं कि वो टच में रहता, लेकिन अरे भाई आप ब्रेक होता है ना, ब्रेक शू गाड़ी में या गाड़ी, ठीक, या रिम आपकी चलती है, रिम चलती जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक क्या करता है, उसको रोकता है। ठीक, टच रहता है ना उसके टच में, तभी तो रोकता है ना। तो यहाँ टच में रहता है, बट वो इतना रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करता है, इतना क्या फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो रुक जाए। वो केवल उसके टच में बना था उसको सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए बस। हो गया बेटा? लिखिए, कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए एक दो लाइन। देखिए, द मेन कंपोनेंट ऑफ AC जनरेटर आर, मेन कंपोनेंट्स ऑफ AC जनरेटर आर, बन गया बेटा? बन गया है? मेन कंपोनेंट ऑफ AC जनरेटर्स आर, मेन कंपोनेंट नाम लिखा दे, कहीं डिटेल लिखवा दे। किसी को बोर्ड एग्जाम देना है? नहीं दे तो नाम लिख लीजिए। फिर बोर्ड में पूरा, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जब आता है तो डिस्क्राइब करना रहता है। ठीक, तो उस केस में लिखिएगा, नाम लिख लिया। क्या लिखा है बेटा? AC जनरेटर, पहला लिख लीजिएगा आर्मेचर, नाम खोलो आर्मेचर, यही समझा देना बेटा। ये जो आपका है, ठीक, ये काम करता है ABCD, ये जो है ये काम करता है बेटा हमारा आर्मेचर का। यही आर्मेचर आपको इस यूनिफॉर्म फील्ड में क्या करेगा, रोटेट होता है। जो आर्मेचर है वही हमारा क्या करता है, फील्ड के अंदर आपका रोटेशन शो करता है, रोटेट करता है। तो लिखेंगे पहला आर्मेचर हो गया, आर्मेचर। दूसरा स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, ये जो सराउंडिंग में दोनों मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ लगे हुए हैं, ये काम करते हैं यहाँ पे बेटा इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए। और ये जितने स्ट्रांग होंगे
फील्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा तो जब डायमीटर हम लोग रोटेट करेंगे इसको कॉइल को तो फ्लक्स में चेंजेस उतनी ज़्यादा होंगी, और फ्लक्स में चेंज जितना ज़्यादा रेट से आपका होता है आप बोलते हो क्या EMF उतना ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जो वैल्यू होती है फील्ड स्ट्रेंथ, इसीलिए स्ट्रांग फील्ड मैग्नेट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? स्ट्रांग फील्ड मैग्नेट कहा जाता है, क्योंकि जितना फील्ड यानी मैग्नेट वहाँ पे स्ट्रांग रहेगा उतना ही फ्लक्स में चेंजेस ज़्यादा होंगे। ठीक, तो लिख लीजिए स्ट्रांग फील्ड मैग्नेट्स NS हो गया, कामा स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स, ये जो आपका होता है तो ये हमारे स्लिप रिंग्स कहलाते हैं, जो इनसे आर्मेचर के एक साइड एक टर्मिनल से एक रिंग जुड़ा होता है, दूसरे वाले टर्मिनल से दूसरा रिंग कनेक्टेड होता है। ठीक, जो स्लिप रिंग्स होते हैं ये इनसे हमारे क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। जो आपका क्या कॉइल है उसके एक टर्मिनल से एक रिंग को कनेक्ट करते हैं, दूसरे सेकंड टर्मिनल से दूसरे रिंग को कनेक्ट करते हैं। ठीक, और तीसरा अगला लिखिएगा ब्रशेज, ब्रशेज BRUSHES, ब्रशेज। अब यही ब्रशेज हैं जो यहाँ पे सर्किट यानी कि स्लिप रिंग्स को सर्किट से कनेक्ट करती है। क्या काम केवल है? स्लिप रिंग को सर्किट से क्या करना? कनेक्ट करना। ठीक, जैसे आप यहाँ फैन है ना, फैन में देखो अगर आप खोलिए कभी खोला हुआ देखिए तो नीचे बहुत सारी बाइंडिंग होती है। ठीक, तो बाइंडिंग नाचता है नहीं, अरे पंखा नाचता है मतलब बाइंडिंग जो वहाँ पे कॉयल है वो पूरा ये सर्कुलेट करके ले होता है ना, मतलब जो सेंट्रल पोर्शन उसका राड है वो फिक्स रहता है अपने पोर्शन में, और वो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो टॉर्क डेवलप करता है, उसकी वजह से यहाँ पे रोटेशन आपका होता है। तो ये चीज़ें आपकी होती है जो वहाँ पे रिवॉल्व होता है। यहाँ पे भी ये रोटेट होगा आर्मेचर, ब्रशेस के थ्रू हमें आउटपुट जो होता है लोड में हम ऑब्टेन कर लेते हैं। अब लोड अब चाहे उससे क्या जो भी आप यूज करते हैं जिन पर्पजेज में वो सारा काम लिए लोड कहलाता है। ठीक, आगे लिखेंगे ब्रशेस समझ गए। अब लिखने वाला जो काम है वो लिखिएगा वर्किंग। ये तो पार्ट हो गए, मेनली कौन कौन से पार्ट हो गए? तो एक आपका क्या अच्छा हो गया कॉइल हो गया आपका आर्मेचर कॉइल, दूसरा हो गया क्या नॉर्थ एंड साउथ पोल्स जो मैग्नेट है स्ट्रांग मैग्नेट लिया, 2 रिंग्स ले लिया, 2 ब्रशेज आप ले लिया, और एक लोड रेजिस्टेंस होता है जिसके थ्रू हमें आउटपुट मिलता है, जहाँ से हमें जो भी यूज़ करना है जिसके थ्रू वो होता है। ठीक, अब वर्किंग की जब हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पे इसकी वर्किंग कैसे ये वर्क करेंगे ज़रा समझेंगे। एक कॉपी पतली दीजिए किसी के पास हो, थिन पतली कॉपी, अरे बहुत मोटी ना हो, कोई भी दे दीजिए, पतली कोई कॉपी दीजिए। लो दे दीजिए बेटा, जैसे ये कॉपी है ना, अब सपोज दैट यहाँ पे एक यूनिफॉर्म फील्ड डेवलप हो रहा है। अब इसको हम लोग रोटेट करेंगे, ये क्या है? आर्मेचर है, दिस इज आर्मेचर, क्या है भाई रोटेट करना ये रहेगा। ठीक, मान लीजिए एक नोटबुक है, ये आपने क्या लिया, अगर इसको हमें आर्मेचर है ABCD ये हमारा आर्मेचर है। ठीक, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? रोटेट कर रहे हैं। ऐसे बेटा जब रोटेट करोगे ना क्या करेंगे हम लोग? रोटेट करेंगे तो फ्लक्स में देखो फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है और हमारा ये वाला जिस साइड से आपकी प्रिंटिंग है, इसे अगर हम मान लिया क्या कॉइल का ये सरफेस हम ले तो एरिया वेक्टर हमारा इधर होगा, फील्ड इधर, एरिया इधर, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 180 का हो गया। तो पाई कर चूँकि BA होता है तो BA cos थीटा cos 180 होगा तो वैल्यू हमारी आएगी -BA। ठीक, फिर इसको आप ऐसे करोगे, रोटेट हुआ, अब देखो एरिया वेक्टर और फील्ड इधर दोनों परपेंडिकुलर होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तो BA cos 90 लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, तो फ्लक्स की वैल्यू 0। फिर आपने रोटेट किया, फील्ड भी क्या हमारा एरिया वेक्टर इधर और फील्ड भी इधर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 0, और जब एंगल 0 तो ∅/BA यानी मैक्सिमम मिला। फिर आपने क्या किया? अगेन रोटेट किया। जब अगेन रोटेट हुआ तो आप देखो फिर फील्ड हमारा हमारी डायरेक्शन में है और एरिया कैसा है? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हो गया। फिर दोनों अगेन क्या हो गया? 90 पे, तो फिर आपका फ्लक्स की वैल्यू 0। तो फ्लक्स 0 से माइनस यानी -BA से +BA तक बार बार ये क्या करता है? रोटेट होता है। इसी रोटेशन की वजह से हमारा क्या होगा? फ्लक्स में चेंजेस हो रहे हैं। फ्लक्स में जितना तेज़ी से चेंज होगा आपका मतलब जो आर्मेचर है जितना तेज बेटा रोटेट होता है EMF उतना ज़्यादा क्या करेगा? इंड्यूस होता है। इसीलिए जब जनरेटर की स्पीड ज़्यादा होती है तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलता है, और जब आप स्लो कर दीजिएगा उसके रोटेटर मतलब जो इंजन है उसको अगर आप स्लो कर देंगे तो आपको आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा? कम मिलने लगता है। तो उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाता था? कम मिलने लगता। तो उसके बेस में हम लोग दिखा लेते हैं कैसे होगा क्या होगा, वहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी होती क्या होंगी, कैसे होंगी, यहाँ से आप डिनोट कर लेते हैं। ठीक, चलिए समझ गए भैया।
तो ये केस आपका होता है, लिख लीजिएगा वर्किंग। वर्किंग क्या लिखेंगे आप? वर्किंग। एपी ब्लॉक के 60 नोट हैं भैया। चलिए थोड़ा पढ़ डाला करिए, बहुत सारी चीज़ें आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी अच्छी। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि अवेलेबिलिटी तो अच्छी अच्छी हो गई, बट मेहनत क्या हो गई? अब कम हो गई। पहले बच्चे ज़्यादा मेहनत करते थे, अवेलेबिलिटी क्या थी? कम थी। ठीक, कुछ गिने चुने बुक्स होते थे, वो भी क्या बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन ना रहती थी। बुके में थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो रहता था, बट आपको आज के डेट में जैसे आपको हर पार्ट वाइज जो क्वेश्चन दे दिया जाता है, पहले सारा का 500 क्वेश्चन एक चैप्टर में है तो सब खिचड़ी पका के देते थे। अब आपको लगाना है तो पूरा आपका क्या करिए, पढ़े रहेंगे तब तो लगेगा, नहीं तो ढूंढो बैठ बैठ के। अभी क्या है, आप जिस टॉपिक को पढ़े घर जाके बढ़िया से एक तरफ से लगा डालेंगे। ठीक, तो अब तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई, बट आप बस आपकी ईमानदारी से मेहनत की ज़रूरत है। ठीक, चलिए देखिए क्या लिख लिया बेटा? वर्किंग। तो लिख लीजिए वर्किंग में देखिए, व्हेन द आर्मेचर, जो आर्मेचर बेटा जब रोटेट होगा, व्हेन द आर्मेचर ABCD, आर्मेचर हम लोगों ने क्या लिखा है बेटा? आर्मेचर कॉइल ABCD, व्हेन द आर्मेचर कॉइल ABCD रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर कॉइल ABCD रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड provided by strong field magnet, provided by strong field magnet, by strong field magnet, okay, by strong field magnet, it cuts the magnetic lines of force, it cuts the magnetic lines of force, it cuts the magnetic lines of force. So flux linked with the coil, so flux linked with the coil changes, जो फ्लक्स आपका होगा, फ्लक्स linked with the coil changes and hence induced EMF, hence an induced EMF set up in the coil, एन इंड्यूस्ड EMF सेटअप इन द कॉयल। जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो बेटा हमारा क्या होगा, किस में? कॉयल में जनरेट होता है। हेंस एन इंड्यूस्ड EMF सेटअप इन द कॉयल। ठीक, देखिए द डायरेक्शन ऑफ द, आपने पहले ही पढ़ा था बेटा, जो इंड्यूस्ड आपका डेवलप होता है वो हमेशा उसके काज का क्या करता है? विरोध, अपोज करता है। लेंजला पढ़ा था ना, वो उसके काज का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो लिखिएगा द डायरेक्शन ऑफ induced EMF, the direction of induced EMF or induced current, direction of induced EMF or induced current in the coil is determined by, अगर हमें फाइंड आउट करना है किस डायरेक्शन में होगा, determined by, अंडरलाइन कर लेना चाहे टिक कर लेना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, डिटरमाइंड बाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कैसे डिटरमाइन करते हैं बेटा? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज डिटरमाइंड बाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा द करंट फ्लो आउट, द करंट फ्लो आउट थ्रू द ब्रश V1, द करंट फ्लो आउट थ्रू द ब्रश V1, ब्रश B1, जो करंट होगा इस ब्रश B1 के थ्रू एक डायरेक्शन में और B2 के थ्रू क्या होता है? अलग डायरेक्शन में। तो द करंट फ्लो क्या लिखा है? द करंट फ्लो थ्रू द थ्रू आउट द ब्रश B1 in one direction of the half of the revolution, in one direction of the half of the revolution, half of the revolution, हाँ चक्कर मतलब आधा चक्कर, in half of the revolution and through the brush V2 in the next half direct revolution, B2 in next half revolution, in reverse direction,
नेक्स्ट हाफ रिवोल्यूशन इन रिवर्स डायरेक्शन, हो गया, एंड रिवर्स डायरेक्शन। आधी साइकिल में बेटा एक डायरेक्शन में, अगली हाफ साइकिल में दूसरी डायरेक्शन में, ठीक, रिवर्स डायरेक्शन। देखिएगा, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, बार बार ऐसे क्या होता है, रिपीटेशन होता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, देयरफॉर अगेन एंड अगेन, देयरफॉर EMF produced in the coil is alternating in nature. EMF produced In the coil is of alternating nature. EMF produced in the coil is of alternating nature. Alternating मतलब चेंज होता रहेगा, हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, इज ऑफ अल्टरनेटिंग नेचर। तो अल्टरनेटिंग नेचर का आपका EMF वहाँ से क्या होता है, आपका प्रोड्यूस्ड होता है, जनरेट होता है, ठीक। इसी को कह रहे थे हम लोग बेटा कैसे ये वर्क करेगा। अब EMF जो इंड्यूस होगा वो कितना होगा उसको लिख लीजिए, नीचे लिखिए, दैट इज इक्वल टू, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था -d∅/dt। अब बेटा जो कॉयल आप लेते हैं ना, आप देखते होंगे ट्रांसफार्मर तो जनरेटर में जितने ज़्यादा पावर का आपका जनरेटर होता है, जैसे कहते हैं 2 kV का है, 5 kV का है, 10 kV, 20 kV, 50 kV, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत बड़े बड़े आते हैं, ठीक। तो उस केस में कितनी kV का आपका जनरेटर है उसके अकॉर्डिंग जो आर्मेचर आपका होगा उसमें कॉयल, उसकी साइज आप देखते होंगे बड़ा होता जाता है। आप नॉर्मल मार्केट में जो है, जैसे घर के पर्पज में कुछ लोग यूज़ करते हैं छोटे जनरेटर 2 kV 3 kV का, ठीक। आपका घर बड़ा है या अगर ज़रूरत आपके यहाँ ज़्यादा है तो 5 kV, और कमर्शियल पर्पज़ में 5 kV से स्टार्ट होता है, 5 से लेकर जितना हायर से हायर आपके आते हैं। तो उस केस में आप देखते होंगे जनरेटर का जितना पावर ज़्यादा है उसकी साइज़ भी उतनी क्या होती है, बड़ी होती है। जितना पावर ज़्यादा होता है उसकी साइज़ भी उतनी ही क्या होती है, आपकी बड़ी होती है। तो पावर बढ़ने के साथ साथ साइज़ भी क्या होती है हमारी, इंक्रीज़ करती जाती है। यानी कि उसमें कॉयल नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे, फेरों के नंबर जो होंगे, एरिया जो होगा कॉयल का आर्मेचर का वो उतना बढ़ता जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लक्स आपका क्या होगा, चेंज होगा, उतना ही EMF क्या होगा, ज़्यादा जनरेट होगा। अब फ्लक्स की वैल्यू जो फाई की वैल्यू है V/A पे डिपेंड करेगा, तो यानी कि फील्ड जितना ज़्यादा हो और एरिया जितना क्या हो आपका ज़्यादा हो, उतना ही आपका क्या होगा वहाँ पे इंड्यूस EMF की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो लिखिएगा पिछले इक्वल टू माइनस इंड्यूस EMF इक्वल टू माइनस N इंटू d∅/dt, E की वैल्यू होगी -N/d∅/dt, और फाई की वैल्यू होता है बेटा क्या, BA cos थीटा। अब यहाँ पे जब उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, अभी हम लोग लिखेंगे फाई इक्वल टू क्या होता है, BA cos थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे बेटा ये इक्वल टू N इंटू B इंटू DA, D कर लेते हैं dBA cos थीटा की जगह ओमेगा इंटू T/dt। जब बेटा चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इंटेंसिटी वो कांस्टेंट रहेगी, एरिया ऑफ द आर्मेचर जो भी कॉइल है वो तो बदलेगा नहीं, वो कांस्टेंट हो गया। तो ये तो फैक्टर हमारे कांस्टेंट हो गया। और जब हम cos ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करते हैं, cos ओमेगा टी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आता है। ओमेगा पहले मल्टीप्लायर में आया था, कई बार आ चुका है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू हो जाएगा N/BA ओमेगा इंटू क्या साइन ओमेगा टी, इंटू क्या हो जाएगा साइन N/BA ओमेगा ओमेगा साइन ओमेगा इंटू टी। तो ये हो गया d cos ओमेगा t/dt का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस हो गया तो N/BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। बेटा N/BA ओमेगा ये जो वैल्यू आपकी होती है वो E0 यानी मैक्सिमम वैल्यू होगी जो EMF इंड्यूस होगा। तो इसी को हम लोग कितनी वैल्यू N/BA ओमेगा की जब क्या लेते हैं, E0 ले लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा E0 इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक, इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। यही लिख लीजिएगा, वह E0 इक्वल टू हो गया N/BA ओमेगा के बराबर, ठीक। E0 की जो वैल्यू होती है N/BA क्या हो जाएगा ओमेगा के इक्वल हो गया, और यही मैक्सिमम वैल्यू होती है।
पीक वैल्यू मैक्सिमम हमारा वहाँ पे जनरेट होगा, इसके बेस पे निकाल लेते हैं। अब अगर करंट आपको निकालना है, आपने रजिस्टर सर्किट में आर अप्लाई किया है, तो इंड्यूस करंट जो होगा, इंड्यूस किसी वैल्यू करंट की जो वैल्यू आप निकालेंगे बेटा, तो आई बराबर क्या होता है, ई बटे आर, ई बाई आर होगा। तो ई की जगह पर हम लोग लिखते हैं बेटा ई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी अपान कितना आर, ई नॉट बाई आर को हम लोग लिख देते हैं आई नॉट। अरे मैक्सिमम ईएमएफ अपान रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम करंट होगा आई नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। ये हमारे क्वेश्चन बन गया साइन का, यानी कि जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है, जैसे एसएचएम हम लोग पढ़ते थे, साइन का हम लोग ऑब्टेन करते थे, वैसे यहाँ पे भी हमारा ऑब्टेन होता है। ठीक, यस। अब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाए तो करंट क्या होगा, इनफाइनाइट, बट ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सर्किट का रेजिस्टेंस आपका 0 हो बेटा। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस आपका सर्किट या कॉइल आपका है बेटा। ठीक, तो ये होता है कैसे हमारा जनरेट होगा। अब इसके बेस पर अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं बेटा, ग्राफ बनाएंगे एसी जनरेटर, एसी इनपुट और एसी वोल्टेज और एसी करंट का, तो कैसे आपका बनता है, देखो जो ग्राफ होता है, अगर आप क्वेश्चन पर जैसे आई करंट के लिए होगा वैसे वोल्टेज के लिए होगा, दोनों का सिमिलर होता है। ठीक, तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं प्रारंभिक क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, प्रारंभिक क्वेश्चन क्या फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से दिखाओगे ई की वैल्यू होगी बेटा ई नॉट साइन ओमेगा की वैल्यू होता है 2 पाई अपान टी, 2 पाई एन होता है ना, एन की वैल्यू अपान टी, तो 2 पाई अपान टी इनटू क्या स्मॉल टी, 2 पाई अपान टी इनटू क्या हो गया स्मॉल टी। ठीक, एंड आई की वैल्यू लिखोगे तो आई नॉट साइन ए भी हो जाएगा 2 पाई अपान कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी। ठीक, यहाँ स्मॉल टी है टाइम, जिस टाइम पे आपको निकालना है, और कैपिटल टी है उसका टाइम पीरियड। ठीक, कैपिटल टी क्या होगा, टाइम पीरियड आपका होगा, स्मॉल टी जो होता है वो उस पर्टिकुलर टाइम में जब वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक, अब हम इसे क्या लिखेंगे, पहला एट टी इक्वल टू 0, जब टी इक्वल टू 0 आप बनाओगे तो इस केस में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ई की वैल्यू कितनी मिलेगी, इसको हम लोग थर्ड बना रहे हैं, इसको बना रहे हैं 4। ठीक, प्राइमरी क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। अगर आपको टी इक्वल टू 0 लेते हो, टी की वैल्यू कितना लेते हैं हम 0 लेते हैं, जब टी की वैल्यू हम लोग 0 लेंगे बेटा, 0 सब के लिए 0 से मल्टीप्लाई साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, ई की वैल्यू क्या मिलेगी, पहला हो गया एट इक्वल टू 0, तो ई की वैल्यू 0 एंड आल्सो क्या आई की वैल्यू 0, ई और आई दोनों क्या हो जाएंगे, टी इक्वल टू जब 0 रखोगे तो 0 0 मिलेगा। दूसरा एट टी इक्वल टू टी बाई 4, जो हमारा जहाँ पे भी एसएचएम या इस तरह से वेरिएबल कंडीशन बनती है वो टी बाई 4 पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंस कितने पे, टी बाई 4 टी बाई 4, तो टी बाई 4 पे लेंगे तो देखो आएगा ई इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई अपान टी इंटू टी बाई 4, देखो टी टी कैंसिल, पाई बाई 2 हुआ ना, और पाई बाई 2 मतलब साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ई की वैल्यू जो मिलेगी ई नॉट के बराबर होगा। सिमिलरली आई की वैल्यू कितना मिलेगा, आई नॉट यार, जैसे ई कट बी नॉट बचा आई तो दोनों सेम। ठीक है, क्योंकि फेज डिफरेंस 0 होता है ओमिक सर्किट में, तो आपका सेम फेज में हम लोग लेंगे। ठीक, तीसरा एट टी इक्वल टू टी बाई 2, तो यहाँ पे रखोगे तो ई इक्वल टू आएगा ई नॉट साइन बार रखोगे, उधर चलो ये अब बाहर कहाँ गया यहाँ पे लिखेंगे टी इक्वल टू ई नॉट साइन कितना 2 पाई अपान टी इंटू टी बाई कितना, देखो टी टी कैंसिल 2 2 कैंसिल, साइन 180 और साइन 180 की वैल्यू हो गई 0, साइन 180 का मान कितना होता है 0, तो ये बराबर हो जाएगा इक्वल टू, फिर से दोबारा क्या कर दिया आपको 0, फिर आप कहेंगे एंड सिमिलरली
अब नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड फोर्थ एट t इक्वल टू 3t/4 कितना 3t/4 3/4 ठीक। तो t की वैल्यू जो मिलेगी e नॉट साइन 2π/t इंटू 3t/4 देखो 2 2 जा 4 ठीक और टी कैंसिल 3π/2 पाई पहले 180 होता है 180 बटे 2 का 90 90 में 3 से गुणा तो 227 और 270 की जो वैल्यू होती है साइन वो -1 होता है तो इक्वल टू माइनस e नॉट हो जाएगा ठीक निगेटिव हाँ माइनस में आ जाएगा। एंड सिमिलरली आई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा आई नॉट के बराबर ई की वैल्यू ई नॉट के बराबर माइनस आई की वैल्यू भी माइनस आई के बराबर मतलब नेगेटिव कोऑर्डिनेट में जाएगा ठीक। फिर अगला होगा एंड टी इक्वल टू कैपिटल टी की वैल्यू जब हम लोग क्या लेंगे कैपिटल टी लेंगे। अगर टी की वैल्यू आप कैपिटल टी के इक्वल ले रहे हो तो उस केस में क्या आएगा बेटा ठीक ई की वैल्यू होगी ई नॉट sin पाई/, कैपिटल टी इनटू कैपिटल टी टी कैंसिल 2 पाई 360 और साइन की सीधी वैल्यू फिर से क्या होता है 0। सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा आई की वैल्यू भी क्या आएगी 0 यानी कि एक बार 0 से पीक फिर 0 फिर निगेटिव में पीक फिर 0। तो इस तरह से एक साइकिल में 0 से मैक्सिमम मैक्सिमम से 0 फिर मिनिमम निगेटिव मतलब मैक्सिमम फिर उसके बाद अगेन 0। इस तरह से वेरिएशन आता है। तो जब हम लोग ग्राफ दिखाएंगे क्या करेंगे ग्राफ से प्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से ग्राफ आपका बनता रहेगा। एसी सप्लाई का जब अभी आप एसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा V ले लो या I ले लो और ये हमारा टाइम के साथ तो T इक्वल टू 0 पे यहाँ पे सब कुछ 0 0 होगा। T इक्वल टू 0 से आप स्टार्ट करेंगे तो पीक तक जाएगा बेटा फिर नेगेटिव में पीक फिर पॉजिटिव फिर क्या करेंगे इस तरह से वैल्यू हमारी वैरी करती है। ये पॉइंट आपका है ऐसे आई वाला हम डाटा से दिखा दें हमारे पास कलर दूसरा नहीं है इसी के नीचे आई वाला हम डाटा से दिखा दें सर एसी करंट हाँ हाँ एसी ही है। अरे भाई हम लोग कौन सा जनरेटर पढ़ रहे हैं एसी वाला ना अब यहाँ बता दे रहे हैं तो फिर वहाँ पे आधा स्टार्ट करेंगे ध्यान रखिएगा ठीक। ये जो वैल्यू है पीक वैल्यू है आपका ये V नॉट की वैल्यू होगी दिस वैल्यू इज ये V नॉट को रिप्रेजेंट करेगा इसको V नॉट को और ये जो पीक वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा I नॉट को ठीक। देखो T इक्वल टू 0 पे सब कुछ 0 0 ये T/4 भी कहाँ दी है कब T/4 पे जब आप देंगे और ये जो पॉइंट आपका देखो अगेन 0 आ रहा था T/2 पे कितने पे T/2 और ये निगेटिव वाला जो आपका आ रहा है ये 3T/4 और फिर आ गया ये T। अब ऐसे कंटिन्यू फिर T में फिर T/4 जोड़ोगे तो आएगा ये 5T/ कितना 4 और 5T/4 में फिर T/4 जोड़ोगे तो 6T/4 या 3T/2 कह लेते हैं ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो टाइम के साथ अगर एक साइकिल यहाँ से चल के यहाँ पे पूरी होगी फिर वैसे साइकिल रिपीट होगी फिर रिपीट होगी अगेन एंड अगेन आपका रिपीटिशन होता रहता है। इस तरह से हमें अल्टरनेटिव करंट क्या होगा यहाँ से ऑब्टेन हो जाता है बेटा। इसके बेस में हमारा अल्टरनेटिव करंट क्या होता है ऑब्टेन हो जाता है ठीक। दिखा दीजिए नहीं दिख रहा है नीचे हो गया लंबाई बढ़ा दो। अच्छा आप लोग की अब लोग लंबाई आप लोग की बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी हैं पता नहीं। अरे बायोलॉजी के स्टूडेंट हो यार हाँ ग्रोथ हार्मोन कब तक सिक्रेट होता है नॉर्मली 21 मैक्सिमम अगर हम लोग नॉर्मल में लेते हैं तो 17-18 ईयर्स तक होता है। कुछ लोग एक्सेप्शनली अब 28 के बाद हो जाए तो बात अलग क्या है बट ऐसा नॉर्मली बोला जाता है 17-18 साल तक आपके क्या होते हैं ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं रिलीज होते हैं ठीक। तो उसके बेस में नोट करिए जल्दी करिए। तो आप लोग अब लंबाई बढ़ाना है तो क्या करिए लटकिए उटकिए तब तो बढ़ेगा। हाँ जब पीना था तो दाल पिया नहीं दूध पिया नहीं है हाँ चैप्टर खत्म हो गया बेटा। तो ये केस आपका हो गया लास्ट आपका था यही क्या एसी जनरेटर ठीक। एक आध क्वेश्चन कर लीजिए। अब हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे एसी ठीक। देखिए क्वेश्चन कुछ कर लीजिए।
कौन सा? लास्ट में ग्राउंड 40 दिख रहा है। हाँ, AC जनरेटर में? अच्छा अच्छा, AC जनरेटर में भी एक राउंड दिख रहा है। तो पहले AC जनरेटर कर लो यार, जो अभी पड़े हैं तुरंत तुरंत उसको पहले करो। लिखिए, बोले लिखिए, इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन लिखो बेटा, इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B = 10⁻⁻। ये क्वेश्चन बुक का है बेटा, क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2000 पुराना क्वेश्चन है, किसी और एग्जाम का, नीट का नहीं है, इंडिकेटेड नहीं है, जो भी हो। ठीक, बोला गया इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B = 10⁻² टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो दी गई है इनके क्वेश्चन में 10⁻² टेस्ला है। देखिए, ये सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, ये सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस पाई² ओम, पाई के टर्म में दिया गया, रेजिस्टेंस पाई² ओम इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस, about an axis which is perpendicular to the direction of magnetic field B and which forms a diameter of the coil, coil के diameter के बीच, ठीक, which forms a diameter of the coil। आगे, if the coil is rotated at 200 rpm, revolution per minute, 200 rpm। ठीक, लिखिए, the amplitude of the alternating current induced in the coil अल्टरनेटिंग करंट बेटा, द मैग्नीट्यूड क्या लिखा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, कितना करंट वहाँ जनरेट होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस्ड इन द कॉयल, अल्टरनेटिव करंट कितना आपका कॉयल में क्या करेगा, इंड्यूस्ड होगा, उसकी वैल्यू निकालना, जल्दी से करिए। इंड्यूस्ड इन द कॉयल, क्या पूछ रहे थे, कितना करंट जनरेट होगा।
हो गया बेटा। पी की वैल्यू आपसे पूछा गया है, करंट का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो आपको निकालना है। मतलब ई नॉट आई इक्वल टू होगा क्या, ई नॉट बाई आर की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलिए 200 RPM ओमेगा नहीं, 200 RPM ये पर मिनट में कितना रिवोल्यूशन करेगा, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो पर सेकेंड होता है, तो 200/60 करना पड़ेगा। हैं? अरे मेरे को काहे नहीं लगा पाऊंगी। देखो आ रहा है बेटा, चल रहा है कि नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है, बदन चल रहा है, क्या चल रहा है ना। देखो आई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो आई की वैल्यू ई नॉट आप क्या लेंगे, आप आर के बराबर होगा। ई नॉट की वैल्यू आपने लिखा था एग्जाम में बी ए ओमेगा के बराबर होता था, ठीक। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम कर लेंगे तो 1 ले लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू कितना लेंगे, साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, 1 के बराबर होगी, तो 1 ले लेंगे उसको। तो उस केस में अपॉन आर, एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया गया है तो हम लोग 1 ले लेंगे। मल्टीप्लाई करो बेटा 10 का -2 10⁻², ठीक। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर होता है, ठीक। पाई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा की वैल्यू होगी 2 पाई इंटू एन, ठीक, अपॉन आर। 0.09 गुणे पाई। अभी वैल्यू आगे ही रखते हैं, पहले लिख लें एन इंटू बी। अब अगली कंडीशन में हम लोग वैल्यू रख लेते हैं बेटा, इस सिचुएशन में वैल्यू क्या करिए रख लीजिए। तो वैल्यू रख देंगे, जिनका वैल्यू नहीं दिया 1 है, फील्ड वैल्यू 10⁻² है, पाई इंटू पाई, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। आर की वैल्यू क्या 30 या 0.03 30 क्या है, तो 0.3 का 0.3 ठीक, इंटू 2 बचा यहाँ पाई हमने यहाँ ले लिया था, 2 इंटू एन, एन यहाँ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कैपिटल है नंबर ऑफ टर्न्स है और स्मॉल है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और आपको टोटल दिया गया है कि आरपीएम में दिया है 200 आरपीएम, तो 200/60 कर देंगे। 200 कितना 60 अपॉन रेडियस कितना है, और रेजिस्टेंस आर स्क्वायर के बराबर है, रेजिस्टेंस आर स्क्वायर है ना, पाई स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वैल्यू पाई स्क्वायर कर दिया बेटा। देखो काटते हैं 2 से ये 0 ही काटते हैं, यहाँ से 3 बार रहेगा। अब गुणा 10⁻² यहाँ है और यहाँ बचा हमारे पास देखो 10⁻², ये होगा 0.09, ये हो गया हमारा 20/3, 3 से काटोगे 0.03, इसे मल्टीप्लाई करो बेटा, 23 या 60 यानी 0.6 आएगा, तो आएगा 0.6 इंटू 10⁻², इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻³ इतना एम्पियर, इतना क्या हो गया एम्पियर। आई नॉट की जो वैल्यू मिली हमारी वो इतने एम्पियर के बराबर हो गया। अब इसी को अगर आप मिली एम्पियर में लिखना चाहेंगे तो 6 मिली एम्पियर के बराबर होगा। ऑप्शन में अगर एम्पियर में रहेगा तो पावर में रहेगा, मिली एम्पियर में रहेगा तो अब देखो किस में दिया है बेटा, मिली एम्पियर में ही दिया, 6 मिली एम्पियर के बराबर, ठीक। तो जो वैल्यू आपकी मिल गई तो 6 मिली एम्पियर के क्या होगा बराबर होगा पीक वैल्यू। आगे देखिए कि 2 क्वेश्चन हैं जो ग्राफ के बेस पे है। हाँ बेटा ये ग्राफ देखो, जैसे जब टी की वैल्यू आपने 0 रखा तो यहाँ पे फार्मूले 0 से किसी दुनिया में गुणा करोगे तो 0 होगा, तो आया साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा फैक्टर 0 से ई नॉट में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा वो भी 0। तो जब टी की वैल्यू 0 रखा तो ई की वैल्यू 0, सिमिलरली जैसे ई की वैल्यू 0 है आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। अब देखो T/4 मतलब 1/4 साइकिल आपने घूमा, जब 1/4 साइकिल घूमेंगे तो उस कंडीशन में E = E नॉट साइन, देखो साइन 2π/t इंटू टी की जगह आपने लिखा T/4, ठीक। अब देखो कंडीशन क्या हो रहा है, ये टी कटेगा
और ये 2 जा 4 2 हो गया। अब पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री और साइन 90 का मान 1 से गुणा करेंगे तो इनाम के बराबर, ऐसे आई के बराबर आई के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान देखो एक साइकिल जो होती है यहाँ से स्टार्ट करके आप यहाँ तक एक पूरी साइकिल हो रही है, तो जब 0 पे लिया था t बराबर 0, यहाँ टाइम हो गया सब कुछ 0 0 है, जब t 0 लिया तो e भी 0 i भी 0, तो यहाँ 0 से देखो शुरू हो रहा है। जब t बाई 4 लिया तो वैल्यू हमारा मैक्सिमम आया था, मैक्सिमम वैल्यू में लिया है ना, तो मैक्सिमम पॉजिटिव में कहाँ पीक वैल्यू जिसे हम लोग कहते हैं, तो वही हमारा b नॉट हो जाएगा और वही हमारा i नॉट होगा। ठीक, फिर e इक्वल टू t बाई 2, देखो t बाई 2 निकाला फिर से 0 आ गया वैल्यू करने पे, तो ये घूम के कहाँ आया 0 पे, यहाँ आया तो 0। फिर देखो 3t/4 आपने लिखा था तो नेगेटिव में वैल्यू आ रही थी, किसमें आ रही थी नेगेटिव। तो देखो यहाँ नीचे गया तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू जो है पीक वैल्यू है v e नॉट और किसका, यहाँ पे e से लिखा है e नॉट लिखाइएगा e नॉट, और ये पीक वैल्यू हमारा किसका i नॉट प्लस में। ऐसे ही ये पीक वैल्यू है माइनस i नॉट का और ये पीक वैल्यू हो गया क्या माइनस कितना, ठीक, 0 से पीक फिर 0 फिर नेगेटिव पीक फिर 0 फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे बार बार हो रिपीट, क्योंकि आप चल तो नहीं रहा है घूमता रहेगा तो ऐसे बार बार रिपीटेशन होता रहता है। क्वेश्चन था बेटा कि एक ऐसा आपको क्या कॉइल दिया गया है, ठीक है, इसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है, उसका एरिया की जगह पे रेडियस दिया गया आपको कितना 30 सेंटीमीटर रेडियस का है, सर्कुलर कॉइल है और उसे हम लोग घुमा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, कितना आपको रिवोल्यूशन पर मिनट दिया गया था 200, तो रिवोल्यूशन पर मिनट में 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा 200, 1 सेकंड में कितना लगाएगा 2/60। वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है, 1 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जो क्या जितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट होते हैं उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी होगा 200/60। अब हमने उन्हीं की सारी वैल्यू रख दिया, ये का वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया, सिंगल कॉइल है तो 1 हो गया, ये नंबर ऑफ टर्न्स होता है फेरों की संख्या उसमें, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, आपको फील्ड वैल्यू 10⁻² दिया गया है और पाई देखो पाई इंटू पाई, हमने पाई स्क्वायर एक जगह से निकल लिया क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू पाई स्क्वायर के टर्म में दिया था इसलिए एक जगह कर दिया, तो पाई स्क्वायर हो गया, रेडियस 30 सेंटीमीटर 0.3 हो गया, 0.3 का स्क्वायर कर दिया इंटू 2 और यहाँ पाई चला है, यहाँ पे बचा ये का मान 200/60 हो गया, नीचे आके वैल्यू पाई स्क्वायर का सारा काट ऑफ हो जाएगा। मुझे देख लीजिए इनका दो ग्राफ वाला क्वेश्चन जल्दी से ये थोड़ा है। तो बोला गया है कि अगर आपको क्या करंट के लिए दिया गया है, जल्दी समझ आएगा बेटा। देखो पहला इनका क्वेश्चन है, ये करंट है टाइम के साथ वेरिएशन दिया गया है समथिंग। पहला ग्राफ क्या है आपका, पीक तक जाता है t/2 है और ये टाइम एक्सिस है, सब आगे बेटा ये t/2, ठीक, ये करंट और टाइम के बीच में आपको ग्राफ दिया गया है। तो कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, देखो द करंट आई इन द इंडक्टेंस में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस π/2 का होता है 90 डिग्री का, और वो भी लीडिंग फैक्टर कौन सा होता है वोल्टेज, लीडिंग फैक्टर क्या है वोल्टेज होता है। ठीक, तो बेटा करंट आई इन द इंडक्टेंस इज वेरिंग विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लॉट शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज विद द टाइम इन द कॉइल। कॉइल है बेटा, तो अपने यहाँ 4 ऑप्शन इनके यहाँ दिया गया है, अब 4 ऑप्शन हम जल्दी जल्दी बना देते हैं। ऐसे दिया गया है वोल्टेज दिस ऐसे, मतलब ऐसे रिपीट होगा, ऐसे रिपीट करते सेम पहला ऑप्शन दिया गया। दूसरा ऑप्शन जो दिया सेकंड ऑप्शन टाइम के साथ दे रहे हैं बी और टी के बीच में। सेकंड ऑप्शन इन्होंने जो बनाया हुआ है ये ऐसे जैसे आपका पहला ऐसे सीधा बना दिया, सेकंड ऑप्शन ये है। थर्ड ऑप्शन इन्होंने जो बनाया है शायद नेगेटिव में ले गए होंगे, अच्छा सर्कुलर ऐसे कंटिन्यूअस वेरिएशन, ये आपका बी और टी के बीच में। फोर्थ ऑप्शन जो है आप अब समझ लो, जो सही है उसको समझ लो। बोला गया क्योंकि इंडक्टेंस में वोल्टेज लीड करता है करंट को, जब करंट 0 पे होगा तो वोल्टेज पीक पे होता है, और जब वोल्टेज हमारा 0 पे होगा तो करंट पीक पे होगा, मतलब इसका उल्टा। ठीक, इसका क्या होगा आपका उल्टा। बट कंडीशन क्या हो रहा है
कि वोल्टेज हम लोग जो इंडक्टेंस में लेते हैं तब तक हमारा कांस्टेंट बना रहता है, हाफ साइकिल कांस्टेंट पॉजिटिव, हाफ साइकिल क्या होगा नेगेटिव में। तो उस केस में जब वोल्टेज दिखाएंगे तो जब ये 0 पे है तो पीक पे होगा, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक, फिर इमीडिएट क्या होगा 0, और फिर हमारा कहाँ पे आएगा नेगेटिव। ठीक, ये कंडीशन आपका हो गया। अगला ग्राफ आपका देख लो जल्दी से, ऐसे ही सेम इसी पैटर्न पे हो भी है बेटा। ये करंट आई इन द कॉइल वेरीज विथ टाइमली एज शोन इन द फिगर, द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ टाइम के साथ हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी वो कैसे चेंज होगी। फिर 0 से आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे जो ग्राफ अगला दिया गया है 0 से फिर कांस्टेंट, फिर इस तरह से दिया गया है। ठीक, इस तरह से इसका तो ओरिजिन से चले यहाँ तक आपका बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर घटा। आपने बोला था बेटा कि हमारा जब तक कोई चीज़ कांस्टेंट रहेगा तब तक वहाँ पे कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होता है। तो मतलब जहाँ तक करंट कांस्टेंट है, वेरिएशन नहीं हो रहा, वहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब पहले 0 से आपका कहाँ जा रहा है पॉजिटिव में, इंडक्शन है तो यहाँ पे जो वैल्यू है 0 से पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव में है तो इंडक्शन में कहाँ जाएगा नेगेटिव में। तो कॉन्स्टेंटली साइकिल अगर V और उसके बीच हम लोग दिखाएंगे एक कांस्टेंट यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वैल्यू जब तक 0 है तब तक यहाँ पे कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं। जब ये घटना शुरू करेगा तो ये पहले नेगेटिव फिर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। इस तरह से आपका वेरिएशन होता है। ठीक, चलिए आप